जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको लगभग 20 से 25 वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, इसके पहले भी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए फिर बाद में ये। ठीक, ये आपका मैकेनिक्स का चल रहा है लेक्चर नंबर 2। अब देखो, जब सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया है एक सौर दिन वो कितने सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, क्या लिखा है, एक सौर दिन कितने सेकेंड के बराबर होता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये 86,400 सेकेंड के बराबर है। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, दूसरा दशक, कष्ट, निमिष, लघु, मुहूर्त, ये किसके मात्रक है, समय के। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, आपके बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन में। अब जैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं 5, आपसे पूछा जाएगा दशक किसका मात्रक है, तो आप बताओगे समय का मात्रक। ठीक, जितना हो सका है ज्यादा से ज्यादा हमने कम शब्दों में अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास किया है। ठीक, ताकि आप लोगों को बहुत कम मेहनत पड़े और काम अच्छा से अच्छा हो सके। जैसे क्या लिखा है, दशक, फिर आगे लिखा है कष्ट, फिर आगे लिखा है निमिष, फिर लिखा है लघु और फिर लिखा है मुहूर्त। तो ये पांचों किसके मात्रक है, समय के मात्रक। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट दिया गया है, अल्पतमांक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम संभावित त्रुटि होती है। ठीक, ये वन लाइनर आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर अगला देखो लिखा है समकोण तथा घनकोण पूरक राशियां। एक पॉइंट तो इसमें ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, समतल कोण तथा घनकोण पूरक राशियां। और दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी विमा नहीं होती है लेकिन इनके मात्रक होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन राशियों के मात्रक नहीं होते उनकी विमा नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या, कि जो समकोण है आपका, समतल कोण और जो घन कोण है, इनके विमा नहीं होती लेकिन इनका मात्रक होता है। जो समतल कोण है आपका, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, और जो घन कोण है इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, जब गॉस की प्रमेय प्रूव की होगी तब उसमें घन कोण की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, किसी भी आंकिक नियतांक की विमा नहीं होती। अब आंकिक नियतांक का मान समझो। आंकिक नियतांक का मतलब होता है जैसे कोई भी आपकी गिनती हो गई, जैसे 3/2 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, या फिर पाई हो गया। ठीक, तो जो आंकिक नियतांक होते हैं इनकी कोई भी विमा नहीं होती। ठीक, उसके बाद में आपने देखा क्या लिखा है, किसी भी त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक, इस टाइप के होते हैं, इनका भी कोई विमा नहीं होती। और आगे लिखा है लघुगणक फलन। लघुगणक फलन का मतलब होता है लॉग वाले, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया। फिर लिखा है अगला चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन का मतलब होता है ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। ठीक, इनकी भी कोई बीमा नहीं होती। फिर अगला दिया गया है, प्रत्येक मात्रकहीन राशि विमाहीन होती है। देखो वही पॉइंट अभी आपको हमने ऊपर बताया था कि जिन राशियों के मात्रक नहीं होते, ध्यान क्या देना आपको, जिन राशियों के मात्रक नहीं होते हैं उनकी विमा भी नहीं होती, ये ध्यान रखना आपको। यानी जिसका मात्रक नहीं है उसकी विमा नहीं होगी 100%, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जिनकी विमा, मतलब जिनकी विमा नहीं है वो मात्रकहीन भी नहीं होंगे। ठीक, अगला देखो इसी के आगे क्या दिया गया है, विकृत डेल्टा एल अपान एल पायसन अनुपात। ठीक, इनकी भी कोई बीमा नहीं होती है, पॉइसन अनुपात, इनकी भी बीमा नहीं होती। अगला पॉइंट दिया गया आपको, यह आवश्यक नहीं है हर विमाहीन राशि मात्रकहीन। देखो वही पॉइंट लिखा जो हमने ऊपर बताया आपको कि प्रत्येक मात्रकहीन राशि विमाहीन होती है, यानी जिनका मात्रक नहीं है उनकी बीमा 100% नहीं होगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर विमाहीन राशि मात्रकहीन होगी। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की विमा नहीं है तो उसका मात्रक भी नहीं होगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है समतल कोण और घन कोण। अगला पॉइंट इसमें दिया गया आपको, कोण, कला, विकृति, पायसन अनुपात। अब देखो इसमें 4 एक साथ राशियां आपको लिख दी गई। ठीक, इनकी बीमा नहीं होती। बीमा नहीं होने का मतलब आप सब पे पावर 0 लगा सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब देखो जो ये आपका विकृति है ये एयरफोर्स में आ चुका है। ठीक, ये जो आपका विकृत लिखा हुआ है यहाँ पे गोला लगा देते हैं। ठीक, ये एयरफोर्स में आया हुआ है। पॉइसन अनुपात ये भी आया हुआ, तो इसकी कोई भी बीमा नहीं होती। आई होप गाइस आप इतना समझ पाए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, कोण, कला, विकृत, पायसन। सॉरी ये तो हो चुका था ऊपर। ठीक, अगला देखो क्या लिखा है, दाब। दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष की विमा नहीं है। विमा होती है क्या, एल। अब ध्यान दो जरा, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष, ठीक, इसकी विमा केवल एल होती है। एल का मतलब हो गया जैसे मीटर आप कह सकते हो। ठीक, एल पे 0 नहीं है तो इसका मतलब दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष, इन तीनों की विमाएं क्या होगी, केवल एल। और m की पावर 0, m t की पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इनको चाहे हटा दो चाहे पावर 0 लिख दो। ठीक, और अगला पॉइंट क्या लिखा है, रेखीय प्रसार गुणांक,
आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इनकी जो विमा होती है वो होती है थीटा इनवर्स। क्या होती है? थीटा ने तो आपको तीन पॉइंट एक साथ रटाए जा रहे हैं, ठीक। अब ये समझ लो लगभग इसी टाइप से आपको ये पूरी सीरीज में 2500 वन लाइनर सॉल्व कराए जाएंगे। अब देखो एक एक लाइन में तीन पॉइंट है, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर एक एक लाइन में 3 पॉइंट। जैसे यहाँ लिख दिया हमने रेखीय प्रसार गुणांक, यहाँ पर लिख दिया आयतन प्रसार गुणांक और यहाँ पर लिख दिया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक। तो एक ही पॉइंट में तीन पॉइंट बताए जा रहे हैं। इसका मतलब लगभग अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 5000 प्लस पॉइंट होने वाले हैं, ठीक। अगर अलग अलग करोगे लगभग में कहा, इससे कम नहीं और ज्यादा ही हो सकते हैं, ठीक। अगला देखो पॉइंट, अगला दिया गया पृष्ठ तनाव तथा स्प्रिंग का बल नियतांक की विमा। तो इसकी विमा होती है m(t⁻²), ठीक। कुछ लोग फार्मूले से इनको निकालना जानते हैं और कुछ लोग ऐसे रटना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो। वैसे एक चीज समझ लो आप, ये विमाएं इंपॉर्टेंट हमने दी है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं या एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक। वैसे आप इनको निकालना सीखोगे फार्मूले से तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। और अगला जैसे इसमें दिया गया वोल्ट्जमान नियतांक, वोल्ट्जमान नियतांक और गैस नियतांक। तो इसकी विमा क्या होती है ml² T⁻2 ml² T⁻2 और θ⁻1, ठीक। अगला दिया कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तथा बल आघूर्ण। अब देखो ये 4 पॉइंट एक साथ हो गए, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तथा बल आघूर्ण। तो इन चारों की विमाएं क्या होती है ml² T⁻2। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। इन चारों की विमा याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2018 2019 दोनों बार ये ऊर्जा की विमा आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक। तो ml² T⁻2 होती है, ठीक। फिर अगला क्या लिखा है आवेग तथा रेखीय संवेग की विमा। तो इसकी होती है ml⁻1, ठीक। अगला लिखा है वांडरवाल गैस समीकरण में ए की विमा जो होती है ml⁵ T⁻2 तथा बी की विमा होती है क्या आपकी L³ यानी आयतन आप कह सकते हो या फिर मीटर का क्यूब, ठीक। अगला क्या दिया गया दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक की विमा ml⁻1 T⁻2 होती है। अब देखो ध्यान से समझो, इस पॉइंट में आपको कितने करवाए गए दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यानी एक ही पॉइंट में 5 पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसकी विमा क्या होती है ml⁻1 और T⁻। तो अगला लिखा है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष इसके पहले लेक्चर में हमने आपको डिटेल में समझाया था कि प्रकाश वर्ष को वर्ष देखकर आप समय मत समझ लेना, ये दूरी का मात्रक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का, और दूरी की विमा क्या होती है L। और अगला दिया आपका वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता की विमा क्या होती है वेग प्रवणता मतलब समय, समय को अपोजिट कर दीजिए उसको वेग प्रवणता कहते हैं, इसकी विमा होती है T इनवर्स। आई होप आप समझ गए होंगे, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो। अब अगला क्या दिया गया वेग प्रवणता हो गया, फिर लिखा है दूरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल विस्थापन। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो, इसका कहने का मतलब है जो दूरी है आपकी या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। अब दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है, दूरी होती है आपने कहाँ से चलना प्रारंभ किया और कहाँ तक गए, टोटल चली हुई दूरी को हम एक तरह से दूरी मानते हैं। विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ध्यान दो इधर जरा। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो ये ऊपर से नीचे की ओर आया 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर आया 4 किलोमीटर, ठीक। फिर उसके बाद में ये इस तरह मुड़ जाता है, ध्यान देना जरा, इस तरह मुड़ के फिर ये कितना गया 3 किलोमीटर। अब उसके बाद में अब आपसे कहा जाए कि वह प्रारंभिक बिंदु से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की अगर आपसे हम कहें बीच की दूरी क्या है, यहाँ से ऐसे समझो, यानी इस प्रारंभिक बिंदु से और इस अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। अगर ये दूरी 4 है और ये दूरी 3 है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी निकल आएगी 5। अब इसका मतलब है दूरी तथा विस्थापन में अंतर समझा रहे, ध्यान से समझना। अगर आपसे कहा जाए कि यह व्यक्ति कितनी दूरी चला है तो आप बताओगे 4 और 3 7 किलोमीटर, लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो आप कितना बताओगे 5 किलोमीटर। यानी विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। जो हमारे हेलीकॉप्टर होते हुए विस्थापन तय करते हैं, इसी वजह से जल्दी पहुंच जाते हैं। अब जैसे इसी एग्जांपल में देख लो आप, दूरी है 7 किलोमीटर और विस्थापन है 5 किलोमीटर, यानी आप डायरेक्ट जाओगे तो कितना जाना पड़ रहा है आपको 5 किलोमीटर। तो आई होप आप विस्थापन और दूरी में अंतर समझ पाए होंगे। विस्थापन का मतलब होता है आप कहाँ से चले कहाँ तक के उसके बीच की डायरेक्ट दूरी, और दूरी का मतलब होता है आप जितना भी घूम फिर के जाओगे वो टोटल जोड़ा जाएगा, ठीक। तो दूरी और विस्थापन बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दूरी जो है वो विस्थापन से छोटी हो जाए। तभी लिखा है दूरी
इज ग्रेटर देन आर इक्वल विस्थापन। इसी वजह से दूरी एक अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, उसी का ये अथवा में आप इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक, उसी के बाद देखो चाल होती है आपका अदिश राशि और वेग होता है सदिश राशि, तो उसी हिसाब से इन दोनों को भी लिख दिया गया। चाल जो है वो वेग के बराबर भी हो सकती है, या तो वेग से ज्यादा, या फिर इसको आप अपान में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट समझ तो ध्यान से समझना। अब देखो अगला लिखा है एक सरल रेखा के अनुदिश, एक सरल रेखा के अनुदिश वेग तथा चाल समान होते हैं। ठीक, सरल रेखा के अनुदिश वेग तथा चाल समान होते हैं, इसका मतलब समझो। जैसे हम आपसे कहें आप एक बिंदु ए से, मान लो ये बिंदु ए है आपका, ठीक, आप यहाँ से आए और यहाँ तक बी, ये बी हो गया। ठीक, एक बिंदु ए से बी तक अब आप 10 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर। अब ए से बी तक 10 किलोमीटर गए। अब हम आपसे पूछे दूरी कितनी गए, तो आपका जवाब आएगा 10 किलोमीटर। फिर हम आपसे पूछे विस्थापन कितना है, तब भी आपका आएगा जवाब 10 किलोमीटर। यानी जब किसी भी दिशा में हम लोग ना मुड़े, यानी प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से लेकर और अंतिम बिंदु तक दूरी भी 10 किलोमीटर है, विस्थापन भी। तो वही इस पॉइंट में समझाया गया है आपको कि एक सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा के अनुदिश वेग तथा चाल दोनों समान होते हैं, यानी दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, तो वेग और चाल समान हो जाएगी। अगला पॉइंट दिया है चाल शून्य होने पर वस्तु का वेग भी शून्य होगा, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है। इस लाइन को समझो। अब इस लाइन का मतलब क्या है, यानी चाल शून्य होने पर उसका वेग भी शून्य होगा। यानी कोई वस्तु यदि उस चल नहीं रही, यानी चाल उसकी शून्य है, तो उसका वेग भी शून्य होगा, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है या जरूरी नहीं। कहने का मतलब चाल शून्य होने पर उसका वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, लेकिन अगर वेग शून्य है तो ये जरूरी हम नहीं कह सकते कि उसकी चाल भी शून्य होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखो क्या लिखा, विस्थापन समय ग्राफ में रेखा अथवा वक्र का ढाल उस वस्तु का वेग बनाती है। ठीक, यानी अगर आपको ये ग्राफ दे दिया जाए किसका विस्थापन का और समय का, और आपसे वहां की ढाल पूछी है, तो ढाल वो किसके बराबर होगी, तो वो ढाल उसके वेग के बराबर होगी। इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल। यानी विस्थापन समय, ध्यान दो जरा, विस्थापन समय ग्राफ में अगर आप ढाल निकालोगे तो वहां से आपको वेग प्राप्त होगा। अगला लिखा है वेग समय ग्राफ। देखो ऊपर वाला था विस्थापन समय ग्राफ, ये है वेग समय ग्राफ। इसकी ढाल निकालोगे तो आपको त्वरण या मंदन मिलेगा। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब अगला देखो, अगला लिखा है वेग समय ग्राफ में समय वाले अक्ष पर लंब डालने पर बंद आकृति का क्षेत्रफल विस्थापन कहलाता है। अब इसमें ध्यान दो जरा, इसमें कह रहा है आपको विस्थापन कहलाता। अब देखो यहाँ पर डाउट ना करना आप लोग बिल्कुल भी। डाउट कैसा, ऊपर भी दिया गया वेग समय, नीचे भी वेग समय, लेकिन ऊपर वाले में वेग समय ग्राफ में फिर साथ में दिया गया वक्र का ढाल। ढाल का मतलब होता है यहाँ पर प्रवणता, और इसमें ढाल ना बोलकर लंब डालने पर बंद आकृति का क्षेत्रफल जो है वो क्या बताएगा, विस्थापन बताएगा। तो उसमें ढाल था और इसमें बंद आकृति का क्षेत्रफल है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं। अब एक और लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट क्या है, त्वरण समय ग्राफ। अब ध्यान दो जरा, त्वरण समय ग्राफ वाले अक्ष पर लंब डालने से बंद आकृति का क्षेत्रफल किसको बताएगा, वेग को बताएगा। अब देखो, अगर वेग समय ग्राफ, ऊपर वाला पॉइंट फिर से समझो, अगर वेग समय ग्राफ है और उसमें बंद आकृति का क्षेत्रफल, तो वो आपको बताएगा विस्थापन। क्या बताएगा, विस्थापन। अगर वेग की जगह पर त्वरण कर दिया जाए, यानी त्वरण समय ग्राफ में और फिर बंद आकृति का क्षेत्रफल, तो वो आपको वेग बताएगा। ठीक, तो इस टाइप से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये लगभग 24 से 25 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप से वन लाइनर ये सीरीज चलती रहेगी। आप लोग इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।